Guys, welcome to my channel Dream and Achieve. I am Bharat. I hope that you are doing really well and preparing well for your exams. मैं आप सभी के पास इंडियन पॉलिटी की एक और लेक्चर लेकर के आया हूँ. प्लीज़ स्टे ट्यून एंड डू सब्सक्राइब टू माय चैनल. अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो प्लीज़ करें ताकि आप मेरे को मोटिवेशन देते रहें बढ़िया बढ़िया वीडियोस बनाते रहने का. So another wonderful lecture especially for aspirants of UPSC and other government exams ऑन इंडियन पॉलिटी. आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों वोटिंग बिहेवियर की. वोटिंग बिहेवियर एक ऐसा चैप्टर दोस्तों जो रिसेंटली लक्ष्मीकांत की बुक में ऐड किया गया है. ईवीएम की मैंने फोटो लगा के रखी हुई थी जैसे कि आप पिछली स्लाइड में देख सकते हैं. इस चैप्टर को ऐड करने के पीछे जो मेजर रीजन ये है दोस्तों बिकॉज रिसेंटली ये देखा गया है कि डेमोक्रेटिक कंट्रीज में बहुत समय ऐसा देखा गया है कि जो लोग होते हैं फाइनली वही अपने गवर्नमेंट को क्योंकि इलेक्ट करते हैं. डेमोक्रेसी को डिस्क्राइब किया गया है एज गवर्नमेंट ऑफ द पीपल बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल. तो लोगों का जो वोटिंग का रिलेटेड बिहेवियर है वो किन किन फैक्टर से इन्फ्लुएंस होता है वो एक पॉलिटिकल साइंटिस्ट को या पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट को जानना चाहिए. बिकॉज कहीं ना कहीं कौन व्यक्ति पावर में आएगा इंसान के जो वोटिंग बिहेवियर है वही डिसाइड करेगा. और इवन जो पॉलिटिशियंस हैं फ्यूचर में बनना के चाहते हैं या फिर फ्यूचर के पॉलिटिशियंस हैं वो भी वोटिंग बिहेवियर का बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं इन ऑर्डर टू इन्फ्लुएंस द वोट्स फॉर देयर ओन बेनिफिट या फिर वोट बैंक को गेन करने के लिए, वोट बैंक को बनाने के लिए अपने फेवर में. वोटिंग बिहेवियर का जो एक बेसिक नॉलेज है वो होना एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है. ठीक है. एंड एज अ सिविल सर्वेंट, एज अ ब्यूरोक्रेट और एज अ ऑफिसर भी आप अगर वोटिंग बिहेवियर के बारे में जानेंगे तो आप एक अनुमान लगा सकते हैं रफली कि लोग किस व्यक्ति को, किस इंसान को फेवर करते हैं. हालांकि बहुत ही कॉम्प्लेक्स है ये चीज़, कोई एक सिंगल फैक्टर नहीं होता है. देयर आर वेरियस फैक्टर्स एट प्ले बट स्टिल वी कैन डू सम अमाउंट ऑफ एस्टिमेशन. सबसे पहले तो दोस्तों वोटिंग बिहेवियर को डिफाइन कैसे किया जाता है. वैसे तो बहुत सारे डेफिनेशंस हैं, अलग अलग इंसानों ने अलग अलग तरीके से डिफाइन किया है और कम से कम 7-8 डेफिनेशंस हमारी लक्ष्मीकांत की बुक में दी हुई हैं. बट आई थिंक एक डेफिनेशन जो आपको स्टिक करनी चाहिए, कोई भी आप एक डेफिनेशन पे स्टिक कर सकते हैं. मेरे को जो अच्छी लगती है वो प्लानो एंड रिक्स के द्वारा दी गई है. दैट वोटिंग बिहेवियर इज अ फील्ड ऑफ स्टडी कंसर्न विद द वेज इन विच पीपल टेंड टू वोट इन पब्लिक इलेक्शन एंड रीजंस दे डू एज दे डू. बड़ा सिंपल एंड जैसा नाम वैसा काम कि भाई वोटिंग बिहेवियर इज अ फील्ड ऑफ स्टडी जो ये स्टडी करती है कि लोग किसको और क्यों वोट करते हैं. और इसी की साइंटिफिक स्टडी को एक स्पेसिफिक नाम तक के दिया गया हुआ है विच इज कॉल्ड सिफोलॉजी. राइट. सो एक स्पेसिफिक नाम दिया गया है, प्लीज इस चीज को याद रखिएगा, हो सकता है कभी आपको क्वेश्चन में आ जाए. सो साइंटिफिक स्टडी ऑफ वोटिंग बिहेवियर इज कॉल्ड सिफोलॉजी. अब क्या क्या रीजन हो सकते हैं दोस्तों, आइए एक एक करके हम डिस्कस करते हैं कि हम क्यों वोटिंग बिहेवियर के बारे में पढ़ते हैं. कई सारी चीजें मैंने आपको ऑलरेडी बता दी, एक एक पॉइंट हम और डिस्कस करते हैं डिटेल में. हेल्प्स इन कॉम्प्रिहेंडिंग प्रोसेस ऑफ पॉलिटिकल सोशलाइजेशन. राइट. पॉलिटिकल सोशलाइजेशन का जो प्रोसेस है उसके डिटेल में कॉम्प्रिहेंड करने के लिए हेल्प करता है वोटिंग बिहेवियर. बिकॉज फाइनली वोटिंग बिहेवियर ये ये बताता है कि कौन पार्टी पावर में आने वाली है. तो फाइनली लोगों का पॉलिटिकल पार्टीज के साथ क्या सोशल एटीट्यूड है, आपस में पॉलिटिकल पार्टीज का क्या सोशल एक बिहेवियर है, सोसाइटी में उनकी क्या एक इमेज है, ये सारी चीज़ों को बताने में वोटिंग बिहेवियर हेल्प करता है. Helps in examining the internalization of democracy as a value among elite as well as the masses. ये बड़ा इंपॉर्टेंट है दोस्तों. होता क्या है दोस्तों कि डेमोक्रेसी की सही वैल्यूज लोगों के अंदर इंटरनलाइज हो पाई हैं कि नहीं हो पाई हैं ये उनके वोटिंग बिहेवियर से पता चलता है. बिकॉज डेमोक्रेसी की बेसिक एसेंस क्या है दोस्तों, डेमोक्रेसी का बेसिक एसेंस ये है कि लोग रैशनल बेसिस पे सही लीडर्स को चुने और इलेक्ट करें. बट क्या प्रैक्टिकली ये चीज़ फील्ड में इम्प्लीमेंट हो पा रही है? क्या लोग किसी क्या लोगों को वोट्स को खरीदा जा रहा है पैसे दे करके या फिर उनको फालतू के लालच दे करके? क्या वोट्स को खरीदा जा रहा है या फिर क्या लोग एक पर्टिकुलर पर्सनालिटी कल्ट के बेसिस पे किसी एक पर्टिकुलर लीडर की पर्सनालिटी पसंद आ गई, मोदी हो गए, अमित शाह हो गया या फिर ममता बनर्जी, कोई भी हो गया, क्या खाली उनकी पर्सनालिटी देख के वोट कर रहे हैं या फिर क्या उनको किसी एक पर्टिकुलर पार्टी की आइडियोलॉजी पसंद आ गई तो क्या वो सिर्फ आइडियोलॉजी के बेसिस पे वोट कर रहे हैं या फिर क्या उनके परिवार में ट्रेडिशन चलता आ रहा है कि भैया एक पर्टिकुलर पार्टी को ही वोट करना है, पिछले 50 सालों से वोट कर रहे हैं
तो क्या वो ट्रेडिशन के बेसिस पे वोट कर रहे हैं? तो अगर ये सारी चीजें कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो डेमोक्रेसी के लिए बहुत ज्यादा हानिकारक है। बिकॉज डेमोक्रेसी का जो फंडामेंटल एसेंस है वो ये है कि यू हैव टू डू वोटिंग ऑन द बेसिस ऑफ रैशनल चॉइस, कि जो सही कैंडिडेट है, जो डिजर्विंग कैंडिडेट है, वो पावर में जाए, सो दैट ही कैन हेल्प फॉर द डेवलपमेंट, सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। सो तभी हम कह पाएंगे कि डेमोक्रेसी हैज बीन इंटरनलाइज्ड एज अ वैल्यू अमंग द एलीट एंड द मासेस, यानी कि बड़े से लेकर छोटे लोग के अंदर डेमोक्रेटिक वैल्यू क्या इंटरनलाइज हुई भी है या नहीं हुई है, ये चीज पता करने में वोटिंग बिहेवियर हेल्प करता है। emphasizes the real impact of revolutionary ballot box। ये तो बड़ा सिंपल सा चीज़ है दोस्तों। बैलेट बॉक्स सिस्टम जो है वो लेकर के नया आया था, नया रिसेंट है, काफ़ी रिसेंट सिस्टम है। पहले बैलेट बॉक्स का सिस्टम नहीं हुआ करता था। ईवीएम भी रिसेंट है, बैलेट बॉक्स भी रिसेंट है। तो इसके जो प्रोज एंड कॉन्स हैं, किस प्रकार बैलेट बॉक्स का सिस्टम वोटिंग बिहेवियर में, इलेक्शंस में अफेक्ट करता है, इसके बारे में भी डेफिनेटली वोटिंग बिहेवियर की स्टडी से हमें पता चलता है। enables to throw light as to how far the electoral politics continue to break with the past। सिंपल है दोस्तों कि कैसे पास्ट के साथ ट्रेंड्स कैसे चेंज हुए हैं और कैसे पॉलिटिकल और सोशल वैल्यूज पास्ट के बेसिस पे, पास्ट के साथ कैसे कैसे वोटर्स ने अपने जो आइडियोलॉजीज हैं उनको चेंज किया है, इलेक्टोरल पॉलिसीज कैसे कैसे चेंज हुई हैं और कैसे कैसे लोगों की साइकोलॉजी पे अफेक्ट हुआ है, ये सारी चीज़ें जो हैं देखने को मिलता है। और इससे हम एक असेसमेंट कर सकते हैं कि हम किस दिशा में जा रहे हैं, whether we are moving towards the more democratic society, or are we moving towards a society which is more corrupt and more uh, non-democratic in nature, right? इसके अलावा helps to measure whether it is modern or primordial in context of political development, right? So ये भी चीज कि political development में क्या मॉडल है या प्राइमोडियल है, ये सारी चीजें मेजर कर पाता है वोटिंग बिहेवियर। कि पॉलिटिकल, एक तरह से आप कह सकते हो कि पॉलिटिकल डेवलपमेंट किस लेवल तक, किस कदर तक पहुंचा है, ये चीज जो है जानने में हेल्प होती है बाय द स्टडी ऑफ वोटिंग बिहेवियर। अब हम एग्जैक्ट डिटेल्स में आते हैं कि वोटिंग बिहेवियर के क्या क्या फैक्टर्स हैं जो इसको इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, राइट? तो एक्चुअली वी कम टू द नट्स एंड बोल्ट्स ऑफ द चैप्टर। हम ये पढ़ते हैं कि क्या क्या फैक्टर्स हैं जो वोटिंग बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करते हैं। पहला फैक्टर है दोस्तों कास्ट। खासकर कि यहाँ पे मैं इंडिया स्पेसिफिक बातें कर रहा हूँ बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट द सब्जेक्ट इंडियन पॉलिटी, सो आई एम टॉकिंग विद रेफरेंस टू इंडिया। वैसे तो ये इन जनरल वर्ल्ड में भी एप्लीकेबल है, बट स्पेसिफिकली मैं इंडिया की बात करूंगा बिकॉज वी आर स्टडिंग इंडियन पॉलिटी, राइट? सो कास्ट, ऑब्वियसली दोस्तों आप जानते हैं कि इंडिया में कास्ट इज अ वेरी रैम्पेंट प्रॉब्लम स्टिल, इवन इन द मॉडर्न डे, इवन व्हेन वी आर लिविंग इन 2021 स्टिल कास्ट इज अ वेरी बिग प्रॉब्लम, स्पेशली इन स्टेट्स लाइक यूपी, जहाँ पे आज भी दलितों के साथ और लोअर कास्ट लोगों के साथ बहुत ज़्यादा क्राइम्स और एक्सप्लॉयटेशन किया जा रहा है, राइट? So various ideologies have been based on caste, various parties have been formed on caste lines, various pressure groups based on caste are also being formed. So still caste is a rampant problem, caste division is a rampant problem in Indian society। यहाँ तक कि रजनी कोठारी जैसे लोगों ने कहा भी है कि इंडियन पॉलिटिक्स इज कास्टिस्ट एंड कास्ट हैज बीन पॉलिटिसाइज्ड। तो स्टेटमेंट्स आप कोट कर सकते हैं अगर आप आंसर लिखना है तो किसी फेमस इंसान की। सो रजनी कोठारी का ये कोट, उसने क्लियरली बताया है कि पॉलिटिक्स कास्ट को लेकर के बहुत ज़्यादा पॉलिटिक्स खेली जाती है, राइट? सो वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स विच अफेक्ट वोटिंग बिहेवियर ऑफ पीपल वो है कास्ट। कास्ट को देख के वोट्स पे लोगों के फर्क पड़ता है। दूसरा है रिलीजन, ऑब्वियसली दोस्तों, देयर इज अ कम्युनल प्रोपेगेंडा। जैसे कि ऐसा माना जाता है, कहा जाता है कि जो बीजेपी है वो काफ़ी ज़्यादा हिंदुइज्म को सपोर्ट करती है, सनातन धर्म को सपोर्ट करती है। ऑल्दो इंडिया इज अ सेक्युलर कंट्री बट स्टिल बीजेपी इज इनटू सनातन, इट ऑलवेज प्रमोट्स हिंदुइज्म एंड सनातन धर्म, राइट? सो कहीं ना कहीं देयर इज अ communal propaganda among parties, and of course there are a lot of sentiments attached with people to the people of their own religion। so that is why जब कोई एक ऐसा अपने खुद के रिलीजन का कैंडिडेट खड़ा होता है कभी इलेक्शन लड़ने में, ऑटोमेटिकली सेंटिमेंट्स लोगों के उसके साथ जुड़ जाते हैं एंड ऑटोमेटिकली वोटिंग बिहेवियर जो वहां से इन्फ्लुएंस हो जाता है। देन देयर इज लैंग्वेज। लोगों के सेंटिमेंट्स दोस्तों लैंग्वेज से भी बहुत ज़्यादा जुड़े होते हैं, स्पेशली पीपल लिविंग इन साउथ इंडिया।
who are very particular about their own language, about their own culture, about their own tradition. इसीलिए आप देखेंगे कि लैंग्वेज के बेसिस पे बहुत सारी पार्टीज भी बनाई गई हैं एंड लैंग्वेज के बेसिस पे जो वोटिंग बिहेवियर है डेफिनेटली इन्फ्लुएंस होता है। Especially you will find it in Tamil Nadu, parties like DMK, and then in Andhra Pradesh, parties like TDP, right? तो ये सारी TDP is Telugu and DMK is Tamil. So लैंग्वेज के बेसिस पे भी वोटिंग बिहेवियर ऑफ कोर्स इन्फ्लुएंस होगा। दूसरा रीजन ये हो सकता है लैंग्वेज का दोस्तों, क्योंकि जो कैंडिडेट लोकल लोगों से अपनी लैंग्वेज में कम्युनिकेट कर पाएगा उस कैंडिडेट के साथ उनके सेंटिमेंट्स ऑटोमेटिकली ज़्यादा आसानी से जुड़ जाएंगे, तो ऑटोमेटिकली जो वोट्स हैं वो उसके प्रति फेवर में ज़्यादा जाएंगे। देन देयर इज रीजन, ऑब्वियसली मेरे को एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है दोस्तों, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है कि भाई जिस रीजन को आप बिलोंग करते हो उसी रीजन को अगर आपका कैंडिडेट बिलोंग करता है तो ऑटोमेटिकली अगेन आपके सेंटिमेंट जुड़ जाएंगे एंड यू विल बी वोटिंग, you will be more likely to vote to that person. I already told you about the personality cult कि बहुत सारे लीडर्स ऐसे होते हैं दोस्तों जिनकी बहुत ही ज़्यादा कैरिस्मेटिक पर्सनालिटी होती है, लीडर्स लाइक नेहरू, इंदिरा गांधी, मोदी एटसेट्रा। तो इन सभी लीडर्स को उनको देख करके उनके पर्टिकुलर पार्टी को वोट किया जाता है, सो दैट बिकॉज बहुत सारे लोग हमारे देश में अवेयर भी नहीं है, अवेयरनेस लेवल्स लो हैं, तो जस्ट बिकॉज क्योंकि मोदी ने मोदी के स्पीचेस बहुत प्रभावशाली हैं, जस्ट बिकॉज मोदी ने बहुत ही अच्छे से एक्टिव प्रोपेगेंडा किया है, उसी वजह से लोगों का जो इंटरेस्ट है वो बीजेपी की तरफ शिफ्ट हो जाता है जस्ट बिकॉज ऑफ दैट। देन ऑफ कोर्स मनी, जो मैं आपसे बात कर रहा था कुछ समय पहले कि पैसा जो होता है दोस्तों वो दे करके बहुत ज़्यादा वोट बैंक को इन्फ्लुएंस किया जा सकता है। जो गरीब लोग होते हैं वहाँ पे जो नेता हैं, जो मंत्री हैं, वो गलत तरीक़ों से पैसा कमा करके लोगों के बीच में बाँटते हैं, और पैसा नहीं तो दारू बाँटते हैं, बहुत सारी और अलग-अलग चीज़ें बाँटते हैं दोस्तों, और एक्सपेक्ट करते हैं कि उनको जो है वोट मिल जाए बिकॉज़ दे आर डिस्ट्रीब्यूटिंग मनी। सो दैट इज़ कम्प्लीटली इल्लीगल एंड दैट इज़ थ्रू रॉन्ग मीन्स, बट अनफॉर्चुनेटली दोस्तों ऐसा होता है और हमारे देश में ये एक कड़वा सच है जो आपको मानना पड़ेगा। सो इट इज़ अ ओपन सीक्रेट कह सकते हैं। ओपन सीक्रेट मीन्स ऑल्दो कोई इसके बारे में बात करता नहीं है बट एवरीबडी नोज दैट इट एग्जिस्ट इन सोसाइटी। बट एक केस ऐसा होता है दोस्तों जहाँ पे मनी मे नॉट प्ले सच अ बिग रोल, दैट इज अ वेव इलेक्शन। वेव इलेक्शन की डेफिनेशन क्या है दोस्तों, जो हिंदी में हम इसको बोलते हैं लहर चल रही है, किसी एक पर्टिकुलर पार्टी की लहर चल रही है। लहर का सिंपली मतलब ये होता है, पॉल ब्रास ने इसको डिफाइन किया, डेफिनेशन को एक बार आप याद रख सकते हैं कि a wave election is one in which a deer tendency begins to develop among the electorate in a single direction and in favor of a national party or its leader. It is based upon an issue that transcends local calculation, coalition, draws the bulk of the uncommitted and wavering voters in the same direction as the word spreads from village to village and from tea stall to tea stall. थोड़ा सा बड़ा डेफिनेशन दोस्तों, but it is very easy to understand. लहर का मतलब दोस्तों सिंपल ये है कि एक तरफा एक पर्टिकुलर इशू ऐसा रेज हो गया जिसमें सभी वोटर्स के सेंटिमेंट्स को जीत लिया, उनके दिल को जीत लिया, और अचानक से सभी लोगों का जो डायरेक्शन है सिंगल माइंडेड हो गया, सिंगल फोकस हो गया, और सभी लोग उस दिशा में जाने लग गए। अब वो एक इशू मे बी बिकॉज ऑफ पर्सनैलिटी, मे बी बिकॉज ऑफ द कनेक्ट ऑफ द पीपल, देयर कैन बी वेरियस रीजन फॉर दैट। वहाँ पे पैसा भी उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं रखता है बिकॉज इट ट्रांसेंड्स ऑल लोकल बाउंड्रीज एंड इट ट्रांसेंड्स द सेंटिमेंट्स ऑफ द पीपल। तो वहाँ पे लोगों को आप 100-500 रुपये अगर पकड़ा भी दोगे तो लोग कहेंगे कि नहीं भैया लहर चल रही है, फलानी पार्टी को तो हमें वोट देना ही है बिकॉज हमें ऐसा लगता है कि ये पार्टी पावर में आएगी तो हमारे देश के लिए बहुत अच्छा काम करेगी। So that is also one of the factors. And then of course दोस्तों there is performance of the ruling party. अगर रूलिंग पार्टी की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रही, पिछले पिछले परफॉर्मेंस में उसने बहुत डेवलपमेंट कराया, एक्चुअली में लोगों के लिए बहुत अच्छी अच्छी पॉलिसीज बनाई, डेफिनेटली लोगों को बहुत अच्छा लगेगा उनका काम, और अपने आप वो दोबारा से उस व्यक्ति को या उस इंसान को इलेक्ट जरूर करेंगे। सो डेफिनेटली परफॉर्मेंस पे डिपेंड करता है। वेयर अगर किसी पार्टी के टाइम पे बहुत ज़्यादा घोटाले हुए, बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रोवर्सीज हुई, या फिर डेवलपमेंट के बहुत ज़्यादा चीज़ें जो प्रोमिस किए गए थे, जो मैनिफेस्टो में लिखा गया था, वो चीज़ों का फुलफिलमेंट नहीं हुआ, तो डेफिनेटली वोटिंग बिहेवियर जो है उनके अगेंस्ट में जाएगा एंड इट विल बी अफेक्टेड। देन देयर इज पार्टी आइडेंटिफिकेशन। ऑलरेडी मैंने आपको बताया कि देयर इज समथिंग कॉल्ड पार्टी आइडेंटिफिकेशन। कुछ लोग जनरेशन से एक ही पर्टिकुलर पार्टी से अपने आप को आइडेंटिफाई करते हुए आए हैं, प्लस कुछ ऐसे लोग हैं जो पार्टी के लिए खुद काम करते हैं, पार्टी के कार्यकर्ता होते हैं, या पार्टी से किसी फॉर्म में जुड़े होते हैं, या पार्टी से खुद अपने लिए बेनिफिट ले रहे होते हैं। तो डेफिनेटली ऐसे लोग हमेशा उसी पॉलिटिकल पार्टी को
वोट करेंगे जिससे वो जुड़े हुए हैं या जिससे वो आइडेंटिफाई करते हैं अपने आप को। देन ऑफ कोर्स आइडियोलॉजी, ये भी मैंने आपसे डिस्कस कर लिया कि कुछ लोग पार्टी की आइडियोलॉजी के साथ बहुत ज़्यादा फेवर करते हैं। कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी हुई, मार्क्सिस्ट हो गई, या फिर कैपिटलिस्टिक हो गई, राइट विंग हो गई, लेफ्ट विंग हो गई, कैसी आइडियोलॉजी रखी है पार्टी ने, उस पर डेफिनेटली डिपेंड करता है कि पार्टी का वोटिंग बिहेवियर कैसा होगा। एंड ऑफ कोर्स देयर आर अदर रैंडम फैक्टर्स जो दुनिया का कोई भी इंसान प्रिडिक्ट नहीं कर सकता है, बिकॉज देयर इज एक्सट्रीम रैंडमनेस इन सोसाइटी। सो डेफिनेटली देयर आर अदर फैक्टर्स विच कम इनटू प्ले। अच्छा, रोल ऑफ मीडिया भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों, जो वोटिंग बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करता है, बिकॉज आज मीडिया का ज़माना है और थोड़ी सी छोटी सी कोई खबर सोशल मीडिया पे वायरल हो जाती है तो बहुत ही ज़्यादा इट गैरीज इट गैदर्स अ ह्यूज मोमेंटम एंड इट बिकम्स अ बिग मूवमेंट, राइट। सो डेफिनेटली अगर ऐसा कोई मूवमेंट अगर मोमेंटम गैदर हो जाता है तो देन वोटिंग बिहेवियर ऑफ द पीपल विल बी वेरी हाईली इन्फ्लुएंस्ड। सो मीडिया हैज़ अ बिग रोल इन इंफॉर्मेशन डिसेमिनेशन, इंफॉर्मेशन देने में, एनफोर्समेंट ऑफ मॉरल कोड ऑफ कंडक्ट एंड अदर लॉज, डेफिनेटली आचार संहिता जिसको हम बोलते हैं। सो मॉरल कोड ऑफ कंडक्ट और बाकी के लॉज जो इलेक्शन के टाइम पे होते हैं उनको इम्प्लीमेंट करवाने के लिए, उनसे रिलेटेड अवेयरनेस क्रिएट कराने के लिए भी मीडिया का काफ़ी ज़्यादा बड़ा रोल होता है। सो इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज द वॉच डॉग during the elections, and role of the media is important. Violations related are followed up by the ECI. So मीडिया अगर कोई वायलेशन इलेक्शन के रिपोर्ट करती है तो डेफिनेटली इलेक्शन कमीशन फिर उसको फॉलो अप करके इन्वेस्टिगेशन करवाता है कि भाई कहाँ गड़बड़ियाँ हुई है या क्या सही है या नहीं है। देन देयर इज कंप्लायंस टू इलेक्शन लॉज, डेफिनेटली मीडिया वाले जो पत्रकार होते हैं, जर्नलिस्ट होते हैं, वो ये देखते हैं कि भाई इलेक्शन लॉज जो पालन किए जाने चाहिए, खास करके एक्ट्स लाइक रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट, आरपी एक्ट, वो सभी लॉज सही से पालन हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, राइट। सो कंप्लायंस हो रहा है यानी मीडिया का बहुत बड़ा रोल है। सो आई टोल्ड यू अबाउट सेक्शन 126A ऑफ द आरपीए एक्ट 1951। तो ये क्या कहता है? इट प्रोहिबिट्स कंडक्ट ऑफ एग्जिट पोल एंड डिसेमिनेशन ऑफ देयर रिजल्ट्स ड्यूरिंग द पीरियड मेंशन्ड देयरइन, the hour fixed for commencement of the polls in first phase and half an hour after a time fixed for close of the poll for last phase in all states and UTs। पहले क्या होता था दोस्तों, एग्जिट पोल कंडक्ट किया जाता था और उसके रिजल्ट को डिक्लेयर कर दिया जाता था, बट उससे प्रॉब्लम ये होती थी दोस्तों कि जो वोटर्स हैं, जो अभी भी वोट जिन्होंने नहीं किया है, उन वोटर्स को पता चल जाता था कि कौन सी पार्टी जीत रही है। इस वजह से वोटिंग बिहेवियर बहुत बुरी तरीके से इन्फ्लुएंस हो जाता था, क्योंकि बहुत सारे लोग उन्हीं को वोट करना चाहते हैं जो पार्टी जीत रही है, राइट। तो या फिर अगर उनको पता चल जाता था कि हमारी पर्टिकुलर पार्टी जिसको हमने वोट किया है वो हार रही है, तो हंगामा, दंगा, ये बहुत सारे प्रॉब्लम्स होने के जो जो चांसेस है वो बढ़ जाते थे। इसीलिए सेक्शन 126A में बाद में उसने कहा गया कि एग्जिट पोल को आप डिसेमिनेट नहीं कर सकते जब तक कि फाइनली सारे के सारे जो पोल्स हैं वो खत्म, लास्ट फेज में क्यों नहीं होना जाते हैं इन ऑल द स्टेट्स एंड यूटीज, होने के हाफ एन आवर के बाद ही जाके आप एग्जिट पोल कंडक्ट करवा सकते हो। एंड व्हाट इज देयर इन सेक्शन 126? ये कहता है इट प्रोहिबिट्स डिस्प्लेइंग एनी इलेक्शन मैटर बाय मींस ऑफ सिनेमेटोग्राफी, टेलीविजन और सिमिलर apparatus during period of 48 hours ending with the hour fixed for the conclusion of the poll। यानी कि इलेक्शन से रिलेटेड कोई भी मैटर आप लीक नहीं कर सकते, चाहे टेलीविजन पे, चाहे सिनेमेटोग्राफी पे, चाहे कहीं पे भी, 48 आवर्स से पहले फॉर द कंक्लूजन ऑफ द पोल। कंक्लूड होने के 48 घंटे तक आप कोई भी डेटा लीक नहीं कर सकते। एक बार कंक्लूड हो गया उसके बाद आपको जो पत्रकारिता करनी है वो आप करते रहिए। ऐसे ही सेक्शन 127A दोस्तों, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, यहाँ भी मीडिया के बारे में बताया गया है कि प्रिंटिंग पब्लिकेशन ऑफ इलेक्शन पैम्फलेट वोटर्स एक्सेट्रा इज गवर्न्ड बाय प्रोविजंस व्हिच मेक इट मैंडेटरी टू बियर ऑन इट्स फेस द नेम एंड एड्रेस ऑफ प्रिंटर एंड पब्लिशर। सो जो भी इलेक्शन के पैम्फलेट वगैरह बढ़ते हैं, कैंपेनिंग के टाइम पे उनकी ऐड होती है, एडवर्टाइजमेंट्स फाइनली होगी तो दोस्तों मीडिया के थ्रू, बिकॉज अल्टीमेटली मीडिया एजेंसीज ही तो आपके ऐड करेंगे, मीडिया एजेंसीज ही तो आपके बारे में बताएंगे पब्लिक को। तो जो भी उसके पैम्फलेट पोस्टर उससे रिलेटेड जो कानून है, प्रिंटिंग वगैरह से रिलेटेड रूल्स हैं जो उसको गवर्न करते हैं, वो सेक्शन 127A में दिया गया है और कहा गया है कि सारे के सारे प्रिंटर के एड्रेसेस, पब्लिशर के एड्रेसेस, वो सारी चीजें आपको देनी पड़ेगी। देन देयर इज सेक्शन 171H ऑफ आईपीसी। उसमें क्या है? इट प्रोहिबिट्स इनकरिंग ऑफ एक्सपेंडिचर ऑन इंटर एलिया एडवर्टाइजमेंट विदाउट अथॉरिटी ऑफ कंटेस्टिंग कैंडिडेट। यानी कंटेस्टिंग कैंडिडेट की अथॉरिटी के बगैर कोई भी पैसा आप खर्च नहीं कर सकते एडवर्टाइजमेंट पे, राइट। So without the authority of the contesting candidate, no money can be spent on the election expenditure,
on the advertisement. Then of course media is very important for voter education and participation. वोटर्स को भाई बहुत सारे वोटर्स अवेयर ही नहीं होते कि भाई उनके वोट की कितनी इंपॉर्टेंस है डेमोक्रेसी में। उन तक अवेयरनेस पहुंचाना, उनको एजुकेट करना, इलेक्शन से रिलेटेड जो भी कानून है उसके बारे में, कैंडिडेट्स के बारे में उनको एजुकेट करना, कैंडिडेट्स के जो पार्टी पार्टी से रिलेटेड उनके पोर्टफोलियो, उनके मैनिफेस्टो के बारे में बताना, ये सारी चीज़ें मीडिया करती है। एंड देन रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट मीडिया, ऐसे ही दोस्तों। तो यहाँ पे जनरल मीडिया हो गया, देन देयर इज सम मीडिया ऑफ द गवर्नमेंट, राइट। सो जैसे कि प्रसार भारती दोस्तों, तो दे आर एक्सपेक्टेड टू लीड बाय एग्जांपल इन टर्म्स ऑफ न्यूट्रलिटी एंड ऑब्जेक्टिविटी एंड अडेयर टू वेरियस गाइडलाइंस इंक्लूडिंग देयर ओन। इलेक्शन कमीशन हैज अ फ्रूटफुल अरेंजमेंट विद प्रसार भारती इन प्रोवाइडिंग फ्री ब्रॉडकास्ट टाइम ऑन ऑल इंडिया रेडियो एंड दूरदर्शन। इलेक्शन कमीशन ने बल्कि खुद ही प्रसार भारती के साथ ऑल इंडिया रेडियो और दूरदर्शन के साथ टाई अप किया हुआ है और कहा गया है कि आप फ्री में सही तरीके से न्यूट्रल ऑब्जेक्टिव तरीके से आप जो है पब्लिक ब्रॉडकास्ट कीजिए पब्लिक सर्विसेज के बारे में और इलेक्शंस के बारे में, और जो भी गाइडलाइंस है उनको आप अडेयर कीजिए। ये सारे प्रोविजंस दोस्तों मीडिया से रिलेटेड आपको देखने को मिलेंगे। और इस चैप्टर में ये चीज इसलिए दी गई है दोस्तों क्योंकि मीडिया प्लेज अ वेरी ह्यूज रोल इन इन्फ्लुएंसिंग द वोटिंग बिहेवियर ऑफ द पीपल। इसलिए मीडिया का क्या रोल है और उनसे रिलेटेड क्या कानून हमारे देश में एग्जिस्ट करते हैं वो जानना आपको जरूरी है। एंड दे आर मोस्टली इन सेक्शन 126, 126A and 127A of the IPC and also in section 171H of the IPC। ये सारी चीजें दोस्तों आपको वोटिंग बिहेवियर में देखने को मिलेंगी, राइट। सो आई होप, आई सिंसियरली डू होप कि आपको लेक्चर पसंद आया होगा। एंड please stay tuned for more amazing lectures. Keep watching. मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वर्जन में। ऑल द बेस्ट फॉर ऑल योर एग्जाम्स। हैव अ नाइस वीक।